सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत आज राजनीतिक विज्ञान, जिसमें अध्याय 15 लोकतंत्र की जन सहभागिता के बारे में अध्ययन करेंगे। किस तरीके से लोकतंत्र में जनता की भागीदारी रहती है। तो इसके पहले भी हमने पिछले अध्याय में लोकतंत्र के बारे में अध्ययन किए थे, जिसमें भारत की राजनीतिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली के बारे में समझा और भारत में संसदीय लोकतंत्र प्रणाली को कैसे अपनाया जाता है। तो आइए आगे देखेंगे, जिसमें लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में जनता की भागीदारी या दूसरी ओर राजनीतिक व्यवस्थाओं से अधिक होती है, जिससे लोकतांत्रिक देशों में भी जनता की भागीदारी की जो तरीके हैं वो किस तरीके से किया जाता है और इसकी जो प्रक्रिया होती है वो अलग अलग से किया जाता है कि जन भागीदारी जो है सरकार द्वारा किस तरीके से सहयोग किया जाता है। तो जैसे इस अध्याय में लोकतंत्र में जो सहभागिता है, तो जन सहभागिता है, इसके माध्यम से प्रमुख रूप से ले सकते हैं, जिसमें मतदान, दबाव समूह, मीडिया की भूमिका, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जिसमें आता है मतदान, क्या और क्यों। जैसा कि जन भागीदारी को अगर समझा जाए तो उसके लिए सबसे पहले मतदान आवश्यक माना गया है, प्रमुख अंग है इसका, जिसके अंतर्गत मतदान। जैसे आजकल अधिकतर क्या करते हैं, जो लोकतांत्रिक देशों में जो प्रतिनिधि रहते हैं वे लोकतंत्र हैं, लेकिन मतदान के द्वारा जो लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, तो जिसमें राजनीतिक दल के पास क्या रहता है, प्रतिनिधियों का बहुमत, जिसका बहुमत रहता है वही राजनीतिक दल क्या होता है, सरकार द्वारा बनाया जाता है, जिससे वह सरकार को क्या करें, सरकार बनाता है। तो आमतौर पर सभी जो लोकतांत्रिक देशों में एक निश्चित आयु भी क्या रहती है, लागू की गई है। जो लोग क्या करते हैं, वोट डालते हैं और अपने मत के अनुसार उस उम्मीदवार को चुन सकें। चुनाव के बाद या चुनाव के समय क्या करते हैं, उम्मीदवार के द्वारा जो प्रसार किया जाता है, जिससे जो व्यक्ति रहते हैं, वयस्क का मताधिकार, वो अपने सोच से, विचार से जो व्यक्ति अच्छे रहते हैं या उस क्षेत्र के अंतर्गत विकास या लगभग उस क्षेत्र के अंदर जो कार्य करते हैं उसे वे चुन सकें। तो इसके लिए भारतीय संविधान पहले जब कोई भी नागरिक जिसकी आयु 21 वर्ष या इससे ऊपर थी, वो क्या करते थे, मतदान कार्य करते थे। लेकिन समय के अनुसार 1989 में 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे कम करके 18 वर्ष कर दिया गया है, ताकि देश के जो युवा वर्ग हैं वो चुनाव की भागीदारी कर पाएँ और वह इसमें मतदान में भाग ले सकें, जिससे वे अपने उम्मीदवार को क्या कर सकते हैं, चुन सकते हैं। आगे देखते हैं, जिसमें मतदान की प्रक्रिया किस प्रकार होती हैं। तो इसके पहले हमने संविधान, शासन व्यवस्था और सामाजिक सरोकार के बारे में समझा था कि किस तरीके से निर्वाचन आयोग के विषय में कार्य किया जाता है। तो निर्वाचन आयोग जो है राज्य सरकार के परामर्श से राज्य या जिला निर्वाचन अधिकारियों को क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं, जिससे प्रत्येक राज्य को एक मुख्य रूप से निर्वाचन अधिकारी तथा जिला स्तर पर या फिर जिला निर्वाचन अधिकारी मिल जाए और सभी अधिकारी क्या करते हैं, निर्वाचन आयोग के नियमों के अधीन कार्य करने लगते हैं। जैसे मतदाता सूची, तो इसके लिए क्या करते हैं, संसद है या विधानसभा तथा स्थानीय निर्वाचन के लिए प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में एक क्या होते हैं, साधारण निर्वाचक कार्य किया जाता है, जिसमें किसी नागरिकों को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर मतदाता सूची में सम्मिलित होने से वंचित नहीं किया जा सकता। इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते हैं। भारत का प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु लगभग 18 वर्ष की है तथा मतदाता सूची में क्या करते हैं, पंजीकृत होने के हकदार हैं, जिससे वे किसी प्रकार के कोई भी समस्याएं नहीं घोषित किया जा सकता। अगला दिया है, जिसमें निर्वाचन प्रक्रिया। तो निर्वाचन प्रक्रिया के लिए प्रारंभ में क्या करते हैं, जो राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल द्वारा अधिसूचना क्या करते हैं, तैयार किया जाता है, जिससे निर्वाचन आयोग और यह कार्यक्रम की घोषणा भी करता है और उम्मीदवार को क्या करना होता है, नामांकन
पत्र दाखिल करने के लिए लगभग 8 दिन का समय दिया जाता है, जिससे वो नामांकन पत्र को दाखिल करने के लिए अंतिम तिथि तक निर्वाचन अधिकारी नामांकन जो है पत्रों की जांच करता है, जिससे नामांकन में कोई गड़बड़ी ना हो। निर्वाचन अधिकारी उम्मीदवार को अंतिम सूची जारी करता है, तब भी गैर मान्यता या दलों की निर्दलीय उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह आवंटित करते हैं, जिससे वे क्या करते हैं, चुनाव चिन्ह की सहायता से कार्य कर सकें। नाम वापसी या अंतिम तिथि पर चुनाव प्रचार के लिए कम से कम 14 दिन का समय दिया जाता है, और निर्वाचन आयोग जो है चुनाव प्रचार है के दौरान वो क्या करते हैं, आचार संहिता जो सुनिश्चित तय किया जाता है, जिसके अनुसार उन्हें कार्य करना पड़ता है। चुनाव प्रचार जो है मतदान की तिथि के लगभग 48 घंटे पहले क्या करते हैं, बंद कर दिया जाता है, और मतदान के बाद जो मत पेटियों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, पहले क्या होता था, इलेक्ट्रॉनिक का नहीं था, तो उसके पहले क्या करते थे, पत्र दिया जाता था जिसमें उम्मीदवार का नाम और उसका चिन्ह क्या रहते हैं, चिन्हांकित रहते हैं, जिससे वे क्या करते हैं, वोट डाल सके। लेकिन समय के अनुसार परिवर्तन होते गया, तो आज के डेट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक का उपयोग किया जाता है, और इसी की सहायता से ही क्या होता है, निर्वाचन कार्य किया जाता है। पहले निर्धारित तिथि पर क्या करते हैं, मतगणना की जाती है, तथा सर्वाधिक मत पाने वाले जो उम्मीदवार है, बहुमत जिसको मिल जाता है, उसे क्या करते हैं, विजय घोषित किया जाता है। आगे दिए हैं जिसमें कौन कौन सी बातें जो मतदाताओं को प्रभावित करती हैं। जैसा कि मतदाता जो मताधिकार का प्रयोग करते समय अनेक कारणों को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, और उसके अंतर्गत मतदाताओं के सामने एक और जो देश के व्यापक हित या नीतिगत बातों को भी क्या कर सकते हैं, राय आदि तथा महत्व रखते हैं। लेकिन साथ ही साथ अक्सर ऐसा भी होता है कि जो संकुचित हित हैं, जैसे जाति, धर्म, क्षेत्रीय, भाषावाद, स्थानीय ताकतवर लोगों को भी क्या करते हैं, प्रभाव में मतदाताओं के व्यवहार को भी प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन अक्सर यह भी देखा जाता है कि कई उम्मीदवार जो रहते हैं नीतिगत बातों की जगह पैसे या जैसे शराब या अन्य तोहफों के माध्यम से क्या करते हैं, मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। जब चुनाव प्रसार होता है उस समय क्या करते हैं, जो चुनाव के अंतर्गत प्रचार प्रसार किया जाता है, तो उम्मीदवार क्या करते हैं, सामने वाले को खरीदना चाहते हैं, उनके वोट के अनुरूप क्या करते हैं, उन्हें कुछ देना चाहते हैं उपहार के रूप में, इसको तोहफा बोल सकते हैं, या संबंधित उसको पैसा भी देते हैं। इस तरीके से मतदान कार्य भी होता है। लेकिन राजनीतिक जो विश्लेषण करने वाले यह बताते हैं कि जो मतदाता को जो लगे देश के कुछ व्यापक हित या खतरे या फिर नीतियों के बारे में क्या होना चाहिए, मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता है, जिसे संकुचित हितों को भुलाकर लोगों ने मतदान किया। जैसा कि उदाहरण के रूप में आप ले सकते हैं 1977 के जो चुनाव में जब लोकतंत्र की समझ में आपातकाल या एक खतरा बना, तब भारी मतदान करते हुए भी मतदाताओं ने आपातकाल का विरोध किया था। और इसी तरह उन्होंने 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई, तो एक बार फिर भारी मतदान हुआ, जब लोगों ने कांग्रेस के अभूतपूर्व बहुमत दिया। और आमतौर पर यह देखा गया कि मतदाता जो हैं निवर्तमान सरकार को कामकाज या उम्मीदवारों की निजी गुण और संपर्क तथा दलों की घोषणाओं में दर्ज लोकहितकारी वायदे आदि के प्रति क्या कर रहे थे, संवेदनशील होते थे। और साथ ही साथ वर्तमान में जो टीवी या सामाजिक मीडिया और पत्रिकाओं के माध्यम से किए गए जो प्रचार हैं, उसके कारण मतदाताओं ने काफ़ी प्रभावित हुए। आजकल जो प्रचार प्रसार है वो इलेक्ट्रॉनिक मतलब इसकी सहायता से क्या करते हैं, प्रचार प्रसार अधिक करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो मतदाता जो है या मतदान जो है व्यवहार में अनेक तत्व को प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन अलग अलग समय या क्षेत्रों में यह तत्व क्या है, भिन्न भी हो सकते हैं, क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसमें मजबूती के लिए आवश्यक है कि मतदाता हैं जो चुनाव में भाग लें, लेकिन मतदान करने से पहले वे सभी परिस्थितियों का आकलन कर लें और उसके आधार पर उन्हें क्या करना चाहिए, मतदान का निर्णय लेना चाहिए। जैसे कि एक प्रश्न है जिसमें ये पूछा गया है कि जातिवाद मतदान को कैसे प्रभावित करता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, जब पार्टी चुनाव के लिए उम्मीदवारों की जब नाम या तय करती हैं, तब चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की जो जातियों का हिसाब को ध्यान में रखी जाती हैं, जिससे वे चुनाव जीतने के लिए वो जरूरी वोट मिल जाए, और जिससे वे राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवार का समर्थन भी हासिल होने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, जातिगत भावनाओं
की व्यवस्था करना, जिसके अंतर्गत कुछ दलों को कुछ जातियों के मददगार के प्रतिनिधि के रूप में भी देखा जाता है। तो इस प्रकार वह कार्य किया जाता है जिससे वे विशेष रूप से जाति के लोगों को जनसंख्या से अधिक है तो उससे जाति का उम्मीदवार चुनाव में खड़ा किया जाए। अगला दिया है जिसमें भारत में विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं के प्रतिनिधित्व। जैसा कि जब राजनीतिक संस्थाओं में प्रतिनिधित्व में जन सहभागिता का एक महत्वपूर्ण आधार है, लेकिन इन संस्थाओं के प्रतिनिधित्व के आधार पर यह समझा जा सकता है कि समाज में जो विभिन्न वर्गों के लोग रहते हैं तो इन संस्थाओं के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में कितनी सहभागिता शामिल है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि सभी वर्ग इन संस्थाओं के जो यथार्थ ढंग से प्रतिनिधित्व हासिल कैसे कर रहे हैं या हासिल कर पा रहे भी कि नहीं। तो यह भारतीय संविधान के अंतर्गत शासन के 3 स्तरों की व्यवस्था की गई है, जिसमें केंद्रीय सरकार जो है केंद्रीय स्तर पर लोकसभा के लिए प्रत्यक्ष मतदान द्वारा प्रतिनिधियों का चुनाव और राज्य स्तर पर विधानसभा जिसमें स्थानीय शासन के लिए भी जनता क्या है अपने प्रतिनिधित्व को चुनते हैं। तो इसमें लोकसभा और स्थानीय निकायों के विभिन्न वर्गों में प्रतिनिधित्व को समझने के लिए या समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें एक उदाहरण दिया है लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व। जैसा कि लोकसभा या फिर महिलाओं के प्रतिनिधित्व है, इसका विश्लेषण करने के लिए एक निजी तालिका दी गई है। तालिका यह है 15.2, जिसमें लोकसभा में महिला सांसदों की भागीदारी, इसमें वर्ष, फिर महिलाओं के उम्मीदवारों की संख्या, कुल महिलाओं के अंतर्गत महिलाओं के उम्मीदवारों के प्रतिशत और महिलाओं के सांसदों की संख्या, और लास्ट में दिया है महिलाओं के सांसदों का प्रतिशत। इस तरीके से इसमें वर्णन दिया गया है जिसकी सहायता से महिलाओं का प्रतिनिधित्व का चयन किया जाता है। जैसा कि कुछ महिलाओं या कुछ उम्मीदवार, जिसमें महिला उम्मीदवार कितनी है, कितने प्रतिशत में है, या फिर महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी का एक सूचक है। अगर किसी चुनाव क्षेत्र में कुल 10 उम्मीदवार हैं तो वे सब पुरुष है तो कहेंगे कि महिलाएं वहाँ क्या हैं, सक्रिय नहीं हैं। अगर आधे से अधिक उम्मीदवार महिलाएं हैं तो कहा जा सकता है कि उस क्षेत्र की महिलाएं क्या हैं, कुछ अच्छी भागीदारी हैं। लेकिन वर्तमान में लगभग 8% महिलाएं क्या हैं, उम्मीदवार हैं, यानी 92 पुरुष जहां चुनाव लड़ रहे हैं या लड़ने के लिए तैयार है, वहीं केवल 8 महिलाएं ही तैयार हुई हैं। तो यह भी चुनाव जो है कम ज़्यादा हो सकते हैं। इस तरीके से जन भागीदारी के सहयोग में लिया जाता है। स्थानीय निकायों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व। जैसा कि संविधान के अंतर्गत 73वें या फिर 74वें संशोधन के द्वारा अगर सरकार के तीसरे स्तर के रूप में देखा जाए, जिसमें स्थानीय निकायों के अंतर्गत संवैधानिक दर्ज किया गया, लेकिन इन निकायों के प्रारंभ में महिलाओं की जो प्रतिशत लगभग 33% सीट क्या थी, आरक्षित कर दी गई। और इसी प्रकार अगर बड़ी संख्या में महिलाओं का प्रतिनिधित्व देखा जाए, जिसमें कई राज्यों में यह आरक्षण लगभग बढ़कर 50% हो गई है, जिससे महिलाओं का प्रतिनिधित्व क्या हो सके, आगे बढ़ सके। लोकसभा में क्या है, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों का प्रतिनिधित्व। जैसे कि हमारे संविधान में सामाजिक, शैक्षिक या आर्थिक दृष्टि से समाज में वंचित वर्गों की जो अनुसूचित जाति या जनजाति के रूप में मान्यता दी गई, तो इसमें लगभग लोकसभा या राज्यों के विधानसभाओं में इन वर्गों को उनकी जनसंख्या के अनुपात क्या होना चाहिए, आरक्षण दिया जाना चाहिए। जिसमें 16वीं में लोकसभा में अनुसूचित जाति को 84 एवं अनुसूचित जनजाति को 47 सीटें आरक्षित की गई। तो इस प्रकार प्रत्येक राज्य में विधानसभा में इन वर्गों के लिए जनसंख्या के अनुसार या जनसंख्या अनुपात में आरक्षण दिया गया। साथ ही भी स्थानीय शासन अर्थात पंचायतों या फिर शहरों के निकायों में इन वर्गों का प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया गया और कुछ आरक्षण की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई आता है, जिसमें अंतर्गत दबाव समूह। जैसे आइए इस एक घटना के माध्यम से समझते हैं कि दबाव समूह के अंतर्गत प्राकृतिक एवं आधुनिक लोकतंत्र में इनकी क्या भूमिका रही। जैसा कि जब 1984 में कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक के पल्पवुड लिमिटेड नामक एक कंपनी बनाई, जिसमें लगभग 30,000 हेक्टेयर ज़मीन में 40 सालों के लिए दी गई। लेकिन उस ज़मीन का इस्तेमाल किसान अपने पशुओं को चराने के रूप में, चारागाह के रूप में क्या करते थे, उपयोग करते थे। कंपनी ने उस ज़मीन पर नीलगिरी के पेड़ लगाने भी शुरू कर दिए और इन पेड़ों का इस्तेमाल लगभग वे कागज़ बनाने,
कागज़ बनाने की जो लुगदी तैयार करने के लिए किया जाता था। लेकिन 1986 में किसान और राज्य की जाने माने जो लेखक और पर्यावरणीय ने मिलकर सामुदायिक जमीन बचाने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया और उन्होंने सरकार और मुख्यमंत्री का ज्ञापन दिया जिससे उनके द्वारा कोई कार्यवाही न करने पर सर्वोच्च न्यायालय या याचिका दायर की जा सके, जिससे सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि क्या होना चाहिए, यथास्थिति बनी रहे। लेकिन इसके बावजूद भी जमीन के जो गांव वासियों ने न मिलने पर 1987 में कुनसुरी नामक गांव में एक सत्याग्रह शुरू किया, जिसका नाम दिया जिसमें किटको और हिच्चको अर्थात इसमें उखाड़ो और रोपो, जिसमें क्या था, लोगों ने नीलगिरी पेड़ को उखाड़कर उनकी जगह ऐसे पेड़ों के पौधे लगाएं जो जनता के लिए क्या हो, फायदेमंद होनी चाहिए। लेकिन आंदोलनकारी के अंतर्गत विभिन्न तरीकों में विधायकों को अपना पक्ष जो समझाया और इसमें यह थे विभिन्न दल, जिसमें 70 से भी अधिक विधायकों ने सरकार का दबाव डाला कि इस कंपनी को क्या करना चाहिए, उन्हें बंद कर देना चाहिए। और इस आंदोलन के अंतर्गत सरकार को किसानों की मांग माननी पड़ी, जिससे वे 1951 में कंपनी को बंद कराना पड़ा। ऊपर जैसे दी गई इस घटना के अंतर्गत में किसानों और बुद्धिजीवियों के आंदोलन में यह दबाव समूह जो है जिसके रूप में कार्य किया गया था और इस आंदोलन के अंतर्गत सरकार पर दबाव डाला गया कि उसने नीति को क्या है बदलने पे मजबूर किया गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दबाव समूह जो हैं विशेष समूहों के हितों की रक्षा के लिए सरकार को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं और अपने हित के प्राप्ति के लिए समूह ज्ञापन, न्यायालय, याचिका या संवैधानिक संसाधनों के साथ साथ प्रचार, हड़ताल, प्रदर्शन आदि भी क्या है इसमें शामिल किए गए हैं। लेकिन आंदोलन एक प्रकार का दबाव समूह है जो अन्य प्रकार के भी दबाव समूह होते हैं जो नियमित संगठन के रूप में लेते हैं, जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जो भी व्यापारिक या उद्योगपति का संगठन है जो मुख्य रूप से क्या करते हैं, इनके अनुकूल नीतियाँ बनवाने या अलग अलग उद्योगों की हित की ज़रूरतों को सरकार के सामने क्या करते हैं, काम करते हैं। इस तरीके से कई संगठन होते हैं जो विशिष्ट व्यवसाय के लोगों के लिए हित के लिए काम करते हैं, जैसे डॉक्टर, वकील आदि को आप ले सकते हो। इसी के अंतर्गत आता है जैसे कि दबाव समूह में राजनीतिक दल। जरा सोचिए कि राजनीतिक दल भी लोगों के संगठन होता है या संगठन होता है तो उनका संबंध भी सरकार को प्रभावित करने के लिए होता है, क्योंकि इस प्रकार राजनीतिक दल भी क्या है, दबाव समूह के अंतर्गत माना गया। लेकिन क्या यह कहना ठीक होगा कि वास्तव में क्या ऐसा सही है या फिर ऐसा नहीं है? लेकिन राजनीतिक दलों के दबाव समूह के अंतर्गत इस अर्थ में अलग होते ही, क्योंकि राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य है सत्ता की प्राप्ति या सरकार बनाना, जबकि दबाव समूह का उद्देश्य है सत्ता की प्राप्ति नहीं बल्कि उनकी सरकार को क्या करना है, प्रभावित करने का कार्य करवाना होता है। तो ऊपर जैसे हम लोग इसके बारे में चर्चा किए हैं कि किस तरीके से इन कार्य को करना चाहिए, तो आइए देखेंगे जिसमें दबाव समूह की विशेषताएं, जिसमें पहला आता है दबाव समूह जो सत्ता प्राप्त करने की कोशिश नहीं करते। दूसरा आता है दबाव समूह का निर्माण तब होता है जब समान पेशे, हित, आकांक्षा, मत के लोग एक सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जुट जाते हैं। और तीसरा आता है दबाव समूह जो अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नीति निर्माताओं को प्रभावित करते हैं। और चौथा आता है अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ये समूह प्रचार, प्रसार, प्रदर्शन, गोष्ठी, आंकड़े प्रकाशित करना, यह इनके प्रमुख विशेषताएं माने गए हैं। लोकतंत्र में दबाव समूह की भूमिका। ऐसा लगता है कि किसी भी एक तबके के हितों जिससे पैरवी करने वाले दबाव समूह क्या है, लोकतंत्र हित में नहीं था। लेकिन लोकतंत्र में किसी एक तबके या नहीं बल्कि सबके हित के लिए क्या होना चाहिए, सोचना चाहिए। यह भी लग सकता है कि ऐसे समूह जिसमें सत्ता का इस्तेमाल तो करना चाहते हैं लेकिन जिम्मेदारी से क्या है, बचना चाहते थे, जिसमें राजनीतिक दलों में चुनाव के समय जनता का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये समूह जनता के प्रति जवाबदेही नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दबाव समूह के यहाँ जो बहुत कम लोगों का समर्थन प्राप्त हो लेकिन उनके पास धन ज़्यादा हो या उसके आधार पर उन्हें संकुचित एजेंट पर भी सार्वजनिक बहस भी सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इन आकांक्षाओं के बावजूद भी यह माना जाता है कि जो दबाव समूह हैं आंदोलन के कारण लोकतंत्र की जड़ें भी मजबूत हुई, जिससे शासकों के ऊपर दबाव डालना पड़ा, जिससे लोकतंत्र में कई अहितकारी गतिविधि नहीं बल्कि बेशर्ते इनका अवसर भी सबको प्राप्त होता है। सरकार अक्सर थोड़े से धनी या ताकतवर लोगों के लिए क्या करते हैं, अनुचित दबाव में आ जाती हैं, जिसमें
जनसाधारण की दबाव समूह तथा आंदोलन इस सुनिश्चित दबाव के क्या है प्रतिकार में उपयोगी भूमिका निभाते हैं और आम नागरिकों की जरूरत या सरोकार से सरकार क्या होते हैं अवगत कराते हैं। तो इसमें वर्ग विशेषी हित समूह जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब विभिन्न समूह क्या हो जाते हैं सक्रिय हो तो कोई एक समूह समाज के ऊपर प्रभुत्व कायम नहीं कर सकता। यदि कोई एक समूह सरकार के ऊपर अपने हित की नीति बनाने के लिए जब दबाव डालता है तो दूसरा समूह उसके प्रतिकार को क्या करते हैं दबाव डालने के लिए नीतियों पर उस पर नई तरह से बनाई जाती हैं। लेकिन सरकार को भी ऐसे में पता चलता है कि वे समाज के विभिन्न तबके के लोग क्या चाहते हैं और इससे वे परस्पर विरोधी हितों के बीच क्या हो सकती हैं सामंजस्य बैठना या शक्ति संतुलन करना भी संभव माना जा सकता है। इस तरीके से यह लोकतंत्र दबाव समूह की भूमिका का वर्णन किया गया।